उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। जिस तरह से अनंतनाग की खबर हम देख रहे हैं, और अनंतनाग की खबर में जो हमारे भारत देश के जो 3 जवान जो है शहीद हुए हैं, इन सारे मामलों को लेकर जो आखिर जम्मू कश्मीर या अनंतनाग जैसे हिस्सों में जो है आखिर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं, और लगातार इन घटनाओं पे आखिर लगाम क्यों नहीं कसा जा रहा है? किस तरह से देख रहे हैं सारी घटनाओं को जोगिंदर भैया जी? देखिए, बड़े दुख की बात है, हमारे सेना के 2 जवान और एक जे.एंड.के पुलिस का जवान हुमायूं भट्ट डीएसपी जो शहीद हो गए। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, जो भी चरमपंथी आतंकवादी है उनके साथ कोई रिश्ता किसी प्रकार का नहीं होना है, ना कोई समझौता होना चाहिए, उनको तुरंत शूट कर देना चाहिए। और जे.एंड.के के कुछ साथी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वहां के भी आदमी इंजर्ड हो रहे हैं, वहां के भी आदमी मारे जा रहे हैं, वहां के भी शहीद हो रहे हैं, क्योंकि हुमायूं भट्ट तो वहीं के थे और देश की सेवा कर रहे थे, वो भी शहादत होगी उनकी भी। तो ये बड़े दुखदाई बात है। मेरा ही नहीं, पूरा देश इस समय बहुत ही मायूस है, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे जवान चले गए और उन आतंकवादियों के साथ आज तक लड़ाई जारी है, वो मिले ही नहीं है। कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट भी उन लोगों को है, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की भी मुश्किलें, आर्मी की भी मुश्किलें बढ़ रही है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आतंकवादी, दहशतगर्द या कोई चरमपंथी कोई हमारे देश के खिलाफ अगर षड्यंत्र रचता है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जोगिंदर भैया जी, आपने जिस तरह से बताया कि आप इस बात को मानते होंगे कि जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, क्या वहां की जो आवाम है, क्या भारत देश के जो जवान है उनके प्रति भी संवेदना रखती है? देखिए, 10-5% तो हर जगह होते हैं, 10-5% तो कहीं ना कहीं हर जगह होते हैं। देश के दुश्मन देश में ही हैं, बाहर नहीं है। हमें अपने देश से ही लड़ना पड़ता है, अपने आदमियों से लड़ना पड़ता है। ये बड़े दुख की बात है, हमारे आदमी समझ नहीं पा रहे इस बात को। उन्होंने भी समझना चाहिए, क्योंकि आए दिन देश को भी नुकसान हो रहा है, देश की संपत्तियां नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं गोलीबारी होती है तो किसी का घर भी किसी घर में घुस जाते हैं तो घर को ही बर्बाद करते हैं। तो नुकसान तो देखो नुकसान है, वो देश का ही नुकसान है, चाहे कोई भी है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी प्रकार असामाजिक तत्वों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत ना बरती जाए, तुरंत प्रशासन को सूचित करें। और जो देश का दुश्मन है वो हम सब का दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल, जो देश का दुश्मन है वो हम सबका दुश्मन है। धर्म सिंह जी, किस तरह से आप देख रहे हैं अनंतनाग के अंदर जिस तरह से घटना हुई है, हमारे देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी जिस तरह से गोलीबारी चल रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और खबरें आ रही हैं, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, किस तरह के कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए, और ऐसी घटनाओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? धर्म सिंह जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी श्रोताओं को, आपके सभी पैनलिस्ट को। बड़े दुख की बात है कि हम अपने सेना के जाबाज सिपाहियों को हम खो रहे हैं। और कल में हम देख रहे थे कि जब उनकी अंतिम संस्कार हो रहा था तो पूरा गांव, वहाँ के उस एरिया के पूरे लोग किस तरीके से उनको शहादत में शामिल थे। आंख में आंसू आ जाते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। और मैं तो सल्यूट करता हूं उन सभी सिपाहियों को जो ऐसी घटनाओं में शहीद होते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 1947 से अभी तक ये आतंकवाद पर हम किसी ठोस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए। अभी तक बहुत घटनाएं हमने झेली हैं। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार अपना काम कर रही है और सेना भी अपना काम कर रही है। जोगिंदर सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात मैं भी मानता हूं कि बाहर के दुश्मनों से तो हम निपट सकते हैं, लेकिन अपने भीतर भी कुछ हमारे ऐसे दुश्मन हैं जिनसे निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर जंगल का एरिया है, कितनी कठिनाइयाँ सेना को, वार के प्रशासन को सैनिक पड़ रही है। ठीक है, आज सूचना मिली थी को लेकर सरकार का भी किस तरह से सहयोग है और वहाँ के लोगों का भी क्या सहयोग है, इस चर्चा को भी हम आगे और बढ़ाएंगे। मैं और प्रतिक्रियाएं बाकी के मेहमानों से भी ले लूं।
मेरा अगले मेहमान गोल्डी अली जी हैं। गोल्डी अली जी से मैं जानना चाहता हूँ, बीजेपी का समर्थक हैं, किस तरह से आप वहाँ के हालातों को देख रहे हैं और उन हालातों को पर किस तरह से प्रतिक्रियाएं आपकी हैं, और भारत सरकार जो है केंद्र सरकार से किस तरह की उम्मीद या किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? गोल्डी अली जी। जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी निंदा की बात है, दुखित है कि आपके अपने सेना के जवान जो शहीद हुए हैं उनके लिए नमन करता हूँ मैं। और जो कि उन जो वहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए कठोर कार्रवाई होना चाहिए, और जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि उनको देखते ही शूट गोली मार देना चाहिए, उनको देखते ही गोली मार देना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जवान लगातार जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा जो सहयोग है, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपकी प्रतिक्रिया उनके ऊपर केस यानी उनको होल्ड पे नहीं लगा, हाँ होल्ड, और जो उस कार्रवाई में फंसता है उन सभी जो जैसे जो उनके साथ में अटैच हैं उन सभी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे अपने अंदर के साथ जो घुसपैठियां हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, जो साथ देते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। गोल्डन अली जी, गोल्डी जी, आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई का क्या पैटर्न होना चाहिए? जिस तरह से पीएफआई एक पॉपुलर पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया थी, उसको बैन कराया, जिस तरह से टीआरएस या चरमपंथी संगठन है, जो संगठन अगर भारत की सीमाओं के अंदर कहीं है तो ऐसे संगठनों को भी तो बैन करने जैसी कार्रवाई होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बैन करना चाहिए उनको बिल्कुल सीमा से दूर रखना चाहिए, अपनी हिंदुस्तान की सीमा से दूर रखना चाहिए उनको। हेलो, मैं अगले मेहमान हमारा राजीव वर्मा जी, मैं राजीव वर्मा जी के पास जाऊंगा। राजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो किस तरह से सारी घटनाएं आपने देखी हैं और क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी इस पे? राजीव जी। आपको जितने भी पैनलिस्ट है सबको, आप सभी साथियों को जय नमस्कार। बहुत दुखद घटना की है ये, और यह लगातार हो रहा है, अभी तक इसमें कहीं विराम नहीं हुआ। मैं उन दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार से दुख की घड़ी झेलने की शक्ति प्रदान करे और उन माओ को दे। दुख यह है जिस दिन घटना घट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार्यालय में बारिश करा रहे थे। राजीव जी, आपका नेटवर्क संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं इरशाद अंसारी जी के पास जाना चाह रहा हूँ। आपकी आवाज हमारे व्यूवर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं इरशाद अंसारी जी के पास जाना चाहूंगा। इरशाद जी से जानना चाहूंगा, इरशाद भाई, किस तरह से आप सारी घटनाओं को देख रहे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो घटना हुई है, सारा देश इस घटना से आहत है। हम सभी को दुख है, और जो सेना के जवान हमारे शहीद हुए हैं, हमारी उन सभी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊं, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे। देखिए, कोई बीमारी जब होती है और उसका इलाज होता है तो वो धीरे धीरे जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बीमारी पनप रही थी उसका इलाज लगभग हो चुका है। अब बची कुछ छोटी सी जो बीमारी बची है वो भी इंशाअल्लाह ताला 2024 के बाद पूरी तरीके से समाप्त माननीय मोदी जी की सरकार में हो जाएगी। और आतंकवादियों का तो कोई धर्म नहीं होता, ये सच्चाई है। आतंकवादी तो सिर्फ आतंकवादी होते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन उनको जिन ताकतों ने बढ़ावा दिया है वो ताकतें भी इस बात को समझ चुकी हैं कि इस देश के अंदर ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, क्योंकि अब देश जो है ऐसी ताकतों को बहुत जल्दी समाप्त करने वाला है। बहुत दुखद घटना है हुई है, हम लोग बहुत चिंतित हैं। हमारे जवान हमारे बीच में से चले गए, हमें उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, हम उन्हें नमन करते हैं, उनके परिवारों के साथ हमें। परंतु इस प्रकार आगे घटना ना हो, इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? तो निश्चित तौर पर देश हमारा बहुत तरक्की पर है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री इस बात की चिंता में है। और लगभग जो छोटी मोटी बीमारी जम्मू कश्मीर के अंदर बची है, आपको बता दूं, धारा 370 ए हटने के पहले जम्मू कश्मीर के क्या हालात थे, पत्थरबाजी, ये आगजनी, आए दिन दंगे होने का काम वहां होता था। लेकिन अमित शाह जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया
कि धारा 370 ए हटाकर एक देश एक संविधान जब आया तो लोगों में बड़ा भय का माहौल था, डर का माहौल था कि यार इतना बड़ा डिसीजन हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि देश के हालात बिगड़ जाएं। देश ठीक है, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, जम्मू कश्मीर की जनता हिंदुस्तान से प्यार करती थी, लेकिन जो वामपंथी ताकतें थी वो उनको हिंदुस्तान का मानती ही नहीं थी। एक विधान दो संविधान देश को बांट रखा था। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग दूसरी सरकारें मानती ही नहीं थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया उसके बाद निश्चित तौर पर ये एक देश बन चुका है, एक देश है, एक ताकत है और एक ताकत के साथ हम लड़ रहे हैं। जो बीमारी हमारी थोड़ी सी बची है इंशाल्लाह जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी हमारे साथ जो और एक और नए मेहमान जुड़े हैं, इमरान हिंदुस्तानी। इमरान हिंदुस्तानी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज आ रही है? जी, सवाल यह है कि अनंतनाग में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और हमारे भारत देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं, इतना कंट्रोल होने के बावजूद भी आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर ये गोलीबारी, आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं और किस तरह से देख रहे हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पहले तो यह जो देश के अंदर सरकार चल रही है, ये सरकार नाकामी सरकार है। ये सरकार की जो नाकामी के कारण जो आज अपने देश के 3-3 जवान जो शहीद हुए हैं, ये पूरे देश वासी इसके दुख जता रहा है, लेकिन इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। जो सरकार के कारण, ये नाकामी के कारण आज अपने 3-3 जो शहीद हुए जवान, ये सरकार की नाकामी है। इसके अंदर क्या नाकामी देख रहे हैं इसमें सरकार की? आप कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, किस तरह से नाकामियों को देख रहे हैं? क्या रह गया है? 2014 से जबकि बीजेपी की सरकार जब से बनी है, तब से देश के अंदर नफरत भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। उसके बाद हर जगह पे आप हिंदुस्तान में देखो, इससे ही पहले मणिपुर में हुआ था, जितनी भी जगह भी दंगा हुआ है, इसके अंदर बीजेपी सरकार नाकाम है। उसके बाद ये तो अंदरूनी मामला है, और अभी जो अंदरूनी मामला में ये है, और अब तो सेना भी मर रही है। सेना के लिए कोई सुविधा नहीं है। बाहर की जो भी संगठन है, ठीक है, सेना जो मर रही है, सेना के मरने के संगठन में आप सरकार को लापरवाही का दोष दे रहे हैं। इस बात का जवाब हम धर्म सिंह जी से ले लेते हैं। धर्म सिंह जी, जिस तरह से इमरान हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि सरकार की नाकामियों की वजह से देश के जवान शहीद हो रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं इनसे कहूंगा कि आप क्षमा मांगिए। सेना कभी मरती नहीं है, वो शहादत होती है उनकी, वो शहीद होती है। ये बोल करके आपने सेना का अपमान किया है, इसके लिए क्षमा मांगिए, तभी आगे बात बढ़ाई जाएगी। आप क्षमा मांगिए पहले सेना कभी मरती नहीं है, सेना कभी मरती नहीं है। क्षमा मांगिए, आप क्षमा मांगिए। सेना कभी मरती नहीं है। आपने किस हैसियत से नाकामी, वो बाद में बात करेंगे, पहले क्षमा मांगिए। सेना कभी मरती नहीं है, सेना शहीद होती है। आप सेना शहीद होती है, मरती नहीं है। धर्म सिंह जी, ठीक है, यह हम पूरा देश जानता है कि सेना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले इमरान हिंदुस्तानी को क्षमा मांगनी होगी। सेना कभी मरती नहीं है, क्षमा मांगनी होगी। ये गलत है, इमरान गलत है। क्या जवाब? जब तक आपने जिस तरह क्षमा मांगनी होगी, ये बोल करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? सेना मरती नहीं है। धर्म सिंह जी, जवाब ले लेते हैं उनसे। इमरान हिंदुस्तानी, क्या जवाब है आपका? आप पहले उनसे ये पूछिए कि मेरे वर्ड्स के अंदर कुछ फेरफार हुआ है। मैं शहीद की जगह पे मरना की है, वो बात मेरी गलती में मानता हूँ, लेकिन जो सरकार की नाकामी उसको क्यों छुपा रहे हो? जो मेन मुद्दा है क्यों क्षमा मांगो? मैंने वर्ड मेरा मिसमैचिंग हुआ है ना। लेकिन ठीक है, धर्म सिंह जी, आपकी बात ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात के लिए माफी इजहार करी है कि मैंने शहीद की जगह मौत का शब्द इस्तेमाल किया है, इसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देश की नाकामी तो है ना, ये जो देश के जो जवान शहीद हो रहे हैं, ये किसकी नाकामी कहेंगे, जिसको लेकर इन्होंने केंद्र सरकार को निशाना बनाया है?